नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान, जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई खजाना और न ही कोई राजसी खानदान, कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रख सकता है? क्या एक शिक्षक की कलम में इतनी ताकत हो सकती है कि वह एक अत्याचारी राजा की तलवार को झुका दे? और क्या अपमान की आग किसी इंसान को इतना मजबूत बना सकती है कि वह इतिहास की दिशा ही बदल दे? आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनने वाले हैं, जिनका नाम आज भी भारत में बुद्धि, रणनीति और राजनीति का सबसे बड़ा पर्याय माना जाता है। एक ऐसे आचार्य जिन्होंने एक साधारण से लड़के को उठाकर भारत का सम्राट बना दिया। एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने 2500 साल पहले ही शासन और अर्थव्यवस्था के वे सिद्धांत लिख दिए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और एक ऐसे रणनीतिकार जिन्हें पूरी दुनिया किंग मेकर के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी में हम चाणक्य के असाधारण जीवन को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि वह कौन सा अपमान था जिसने एक सीधे साधे ब्राह्मण को प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। हम उस क्षण के गवाह बनेंगे जब उन्होंने पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य में एक सम्राट की छवि देखी। हम उनके महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के रहस्यों को समझेंगे और चाणक्य नीति के उन सूत्रों को जानेंगे जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये संकल्प की शक्ति, सही रणनीति और अखंड भारत के सपने की कहानी है। तो क्या आप तैयार हैं भारत के सबसे महान राजनीतिक गुरु के दिमाग में उतरने के लिए? तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, वह अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बड़ी घटना से होती है। एक ऐसी घटना जो नायक को उसकी साधारण जिंदगी से निकालकर एक असाधारण रास्ते पर धकेल देती है। आचार्य चाणक्य की कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही पल से होती है, एक अपमान से। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध था मगध साम्राज्य। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध पर शासन कर रहा था नंदवंश और उसका राजा था धनानंद। धनानंद अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही घमंडी, लालची और अत्याचारी भी। उसे अपनी दौलत पर घमंड था। उसकी सेना विशाल थी और उसकी सत्ता को चुनौती देना किसी के लिए आसान नहीं था। प्रजा पर भारी कर लगाए गए थे। गरीब और अमीर के बीच की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विद्वानों और ब्राह्मणों का राज दरबार में कोई सम्मान नहीं था। लोग राजा से एक नफरत करते थे, लेकिन डर के कारण चुप रहते थे। उसी समय तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय में एक असाधारण बुद्धिमान आचार्य रहते थे। उनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें इतिहास चाणक्य के नाम से जानता है। चाणक्य वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं था। उन्हें राजनीति की समझ थी, राज्य चलाने की समझ थी और मनुष्य के स्वभाव को पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी। दिखने में चाणक्य बहुत साधारण थे। साधारण वस्त्र, क्रूप चेहरा और सिर पर ब्राह्मणों जैसी शिखा। लेकिन इस साधारण शरीर के भीतर एक तेज बुद्धि और लोहे जैसा संकल्प छिपा हुआ था। एक दिन चाणक्य को मगध के राजदरबार में आमंत्रित किया गया। उन्हें उम्मीद थी कि राजा धनानंद एक विद्वान का सम्मान करेगा, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। राजदरबार में धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, उनकी विद्वता का मजाक उड़ाया, उनकी वेशभूषा पर हंसा और क्रोध में आकर उन्हें सभा से बाहर निकलवा दिया। पूरा दरबार देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उस दिन चाणक्य ने दरबार की धरती पर अपने केश खींचकर गिरा दिए और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक इन केशों को नहीं बांधूंगा। यह केवल अपमान नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा का जन्म था। अध्याय 2, प्रतिशोध से राष्ट्र निर्माण तक। उस दिन के बाद चाणक्य की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह प्रतिशोध में अंधे नहीं हुए, बल्कि और भी शांत और भी खतरनाक बन गए। उन्होंने तय किया कि धनानंद को हराने के लिए तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि की आवश्यकता होगी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसे वह राजा बना सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें साहस हो,
नेतृत्व हो और सीखने की क्षमता हो। और यही तलाश उन्हें एक दिन एक साधारण से बालक तक ले गई। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का बचपन और आचार्य चाणक्य का प्रशिक्षण। अध्याय 2 से आगे की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां चाणक्य की तलाश उन्हें एक साधारण से बालक तक ले आई थी। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। वह न तो किसी राजघराने से था, न उसके पास धन था और न ही कोई विशेष पहचान। वह तो एक सामान्य परिवार में जन्मा एक साधारण बालक था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग था। जब बाकी बच्चे खेल में खोए रहते, तब चंद्रगुप्त खेल को भी एक युद्ध की तरह खेलता था। वह बच्चों का राजा बन जाता, आदेश देता, रणनीति बनाता और अपने साथियों को नेतृत्व करना सिखाता। चाणक्य की तेज आंखों ने इसी बालक में भविष्य का सम्राट देख लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को परखा, उसके साहस को देखा, उसकी आंखों में छिपी आग को पहचाना और तभी उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, यही वह व्यक्ति है जिसे मैं राजा बनाऊंगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का निर्णय लिया। तक्षशिला केवल एक नगर नहीं था, वह उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां राजनीति सिखाई जाती थी, युद्ध की कला सिखाई जाती थी और मनुष्य को मनुष्य से जीतने की विद्या सिखाई जाती थी। तक्षशिला में चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण बहुत कठोर था। सुबह से लेकर रात तक उसका जीवन अनुशासन में बंधा हुआ था। शारीरिक बल, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास, घुड़सवारी, धनुष बाण और तलवार चलाना, सब कुछ सिखाया गया। लेकिन चाणक्य जानते थे कि केवल शरीर से कोई राजा नहीं बनता। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति की गहराइयों में उतारा। उसे सिखाया गया कि कब युद्ध करना है और कब युद्ध से बचना है। उसे बताया गया कि शत्रु को हराने के लिए हमेशा तलवार उठाना जरूरी नहीं। कभी कभी बुद्धि से की गई एक चाल 1000 तलवारों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मनुष्य के स्वभाव को पढ़ना सिखाया। कौन मित्र है, कौन शत्रु और कौन सिर्फ स्वार्थी है, यह पहचानना सिखाया। उसे बताया गया कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, अक्सर अंदरूनी होता है। चंद्रगुप्त ने हर शिक्षा को गंभीरता से ग्रहण किया। वह प्रश्न पूछता था, सोचता था और फिर सीखता था। चाणक्य को समझ आ गया था कि उनका निर्णय सही था। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक बालक से एक योद्धा में बदलने लगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पहला प्रयास, मगध पर आक्रमण, असफल रहा। धनानंद की सेना बहुत शक्तिशाली थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य को पीछे हटना पड़ा। लेकिन चाणक्य ने इस हार को पराजय नहीं माना। उन्होंने इसे एक शिक्षा माना। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, युद्ध में हारने वाला नहीं, सीखने वाला आगे बढ़ता है। उन्होंने रणनीति बदली, छोटे राज्यों को साथ लिया, गुप्तचरों का जाल बिछाया और धीरे धीरे मगध की जड़ों को कमजोर करना शुरू किया। चंद्रगुप्त अब सिर्फ योद्धा नहीं था, वह सोचने लगा था एक राजा की तरह। गुप्तचरों का जाल और चाणक्य की असली रणनीति। चंद्रगुप्त की पहली हार के बाद अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद टूट जाता, लेकिन चाणक्य साधारण नहीं थे। उन्होंने उस हार के बाद न तो क्रोध किया, न निराश हुए, बल्कि उन्होंने और गहराई से सोचना शुरू किया। चाणक्य जानते थे कि मगध को सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव है। धनानंद की सेना विशाल थी, उसका खजाना भरा हुआ था और उसकी राजधानी मजबूत किलों से घिरी हुई थी। इसलिए चाणक्य ने युद्ध का मैदान बदल दिया। उन्होंने तलवार के बजाय सूचना को हथियार बनाया। यहीं से शुरू होता है चाणक्य की सबसे खतरनाक योजना, गुप्तचरों का जाल। चाणक्य कहते थे, राजा की आंखें उसकी सेना नहीं, उसके गुप्तचर होते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो किसी को संदेह न हो। कोई व्यापारी बनकर गया, कोई साधु बनकर, कोई कलाकार बनकर, तो कोई सेवक बनकर। ये लोग मगध के हर कोने में फैल गए। राजदरबार की बातें, सेनापतियों के मतभेद, प्रजा का असंतोष, हर खबर चाणक्य तक पहुंचने लगी। चाणक्य को पता चल गया कि धनानंद बाहर से जितना शक्तिशाली दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। उसके मंत्री आपस में लड़ते थे, सेनापति एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और प्रजा राजा से घृणा करती थी। चाणक्य ने इसी कमजोरी को अपना रास्ता बनाया। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा,
जब दुश्मन खुद अंदर से टूट रहा हो तो दीवार गिराने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य चंद्रगुप्त के साथ जुड़ने लगे। कुछ ने स्वेच्छा से साथ दिया, कुछ ने डर से और कुछ ने मगध के अत्याचार से तंग आकर। चाणक्य हर राज्य से अलग अलग तरह से बात करते थे। कहीं मित्रता का प्रस्ताव, कहीं व्यापार का लाभ और कहीं मगध के पतन का सपना। इस बीच चंद्रगुप्त भी बदल चुका था। अब वह केवल आचार्य की आज्ञा मानने वाला शिष्य नहीं था, वह स्वयं रणनीति सुझाने लगा था। वह जानने लगा था कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, कब हमला करना है और कब इंतजार। चाणक्य यह देखकर संतुष्ट थे। उन्हें दिख रहा था कि उनका शिष्य धीरे धीरे राजा बन रहा है। उधर मगध में धनानंद को कुछ भी ठीक होने का आभास नहीं था। वह अपनी विलासिता में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि कोई उसकी सत्ता को छू भी नहीं सकता। उसे यह नहीं पता था कि उसके राज्य की जड़ें धीरे धीरे काटी जा रही हैं। चाणक्य ने अंतिम योजना बनाई। इस बार सीधा आक्रमण नहीं, पहले राज्य को भीतर से कमजोर करना, फिर निर्णायक वार। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह युद्ध था बुद्धि बनाम अहंकार, और इस युद्ध में अहंकार हमेशा हारता है। नंदवंश का पतन और मगध पर विजय। समय आ चुका था, वह समय जिसके लिए चाणक्य ने वर्षों तक धैर्य रखा था, योजनाएं बनाई थीं और अपने क्रोध को बुद्धि में बदल दिया था। अब मगध बाहर से भले ही मजबूत दिखता हो, लेकिन भीतर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। राजा धनानंद अपनी विलासिता में डूबा हुआ था। उसे यह आभास तक नहीं था कि उसके अपने मंत्री उससे मुंह मोड़ चुके हैं। सेनापतियों के बीच आपसी ईर्ष्या थी और प्रजा अब किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार थी। चाणक्य ने अंतिम चाल चली। उन्होंने एक साथ कई मोर्चे खोले। सीमावर्ती राज्यों ने मगध की सीमाओं पर दबाव बनाना शुरू किया। अंदर से गुप्तचरों ने अफवाहें फैलाईं। राजा के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। खजाने से धन गायब होने लगा। सेना का मनोबल गिरने लगा और उसी समय चंद्रगुप्त की सेना धीरे धीरे मगध की ओर बढ़ने लगी। यह कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, यह एक सोचा समझा, धीमा और निर्णायक कदम था। जब युद्ध शुरू हुआ तो धनानंद की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर थी। दूसरी ओर चंद्रगुप्त की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उद्देश्य में एकजुट थी। हर सैनिक जानता था कि वह किसके लिए लड़ रहा है। चाणक्य युद्ध भूमि से दूर खड़े होकर हर चाल पर नजर रखे हुए थे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह युद्ध धैर्य, अनुशासन और रणनीति का था। धीरे धीरे मगध की रक्षा पंक्तियां टूटने लगीं। सेनापति भागने लगे, मंत्री छिपने लगे और अंततः वह दिन आ गया जब राजा धनानंद अपने ही महल में अकेला रह गया। कहते हैं कि जब उसे अपनी हार का एहसास हुआ तो पहली बार उसके मन में भय ने जगह बनाई। वह राजा जिससे पूरा मगध डरता था, अब स्वयं डर से कांप रहा था। चंद्रगुप्त विजेता के रूप में पाटलिपुत्र में प्रवेश कर चुका था। नंद वंश का अंत हो चुका था। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अपने बिखरे हुए केशों को बांधा। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नए युग की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित किया गया, लेकिन चाणक्य जानते थे कि राज्य जीतना आसान है, राज्य चलाना कठिन। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। मौर्य साम्राज्य, शासन की नीतियां और चाणक्य की शिक्षाएं। नंदवंश के पतन के बाद मगध को केवल नया राजा नहीं मिला था, मगध को मिला था एक नया विचार। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य अब केवल एक विजेता नहीं था, वह एक शासक बन चुका था। लेकिन चाणक्य जानते थे कि सत्ता की असली परीक्षा युद्ध के बाद शुरू होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा बनने से ज्यादा कठिन है राजा बने रहना। शासन के पहले ही दिन से चाणक्य ने व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कर प्रणाली सुधारी, व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि को संरक्षण दिया, प्रजा पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला गया। चाणक्य मानते थे कि खुश प्रजा ही मजबूत राज्य की नींव होती है। उन्होंने गुप्तचरों के उसी जाल को अब राज्य की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य डर नहीं, बल्कि सुरक्षा था। चंद्रगुप्त हर निर्णय से पहले
चाणक्य से सलाह लेता था और चाणक्य हर सलाह से पहले राज्य के हित को देखता था। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। लेकिन चाणक्य सत्ता के नशे से दूर रहते थे। उन्होंने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की। वह जानते थे कि उनका काम शासन करना नहीं, शासन सिखाना है। इसी समय उन्होंने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया। इस ग्रंथ में राजा का आचरण, मंत्री का धर्म, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली और युद्ध की नीति सब कुछ लिखा गया। चाणक्य कहते थे, राजा वही अच्छा है जो स्वयं संयमित हो, जो राजा अपने सुख से पहले प्रजा के दुख को समझे। उन्होंने यह भी कहा, दुश्मन बाहर हो या भीतर, राजा को हमेशा सजग रहना चाहिए। समय के साथ चंद्रगुप्त ने राज्य की बागडोर अपने पुत्र को सौंप दी और चाणक्य धीरे धीरे सत्ता से दूर हो गए। लेकिन उनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी जब हम नीति, रणनीति और शासन की बात करते हैं तो चाणक्य का नाम सबसे पहले आता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपमान कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकता है अगर उसे सही दिशा दी जाए। यह सिखाती है कि बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, और यह भी कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो इतिहास की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, चाणक्य की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, हमारे जीवन में, हमारे निर्णयों में और हमारे भविष्य में। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।